हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। और आज के सेशन में हम लोग लिंकेज और जेनेटिक मैप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन लिंकेज. व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिंकेज? यू नो, लिंकेज इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट टुगेदर. ओके, क्या होता है, क्रोमोसोम पे मान लो जो जीन्स है एक दूसरे के बहुत पास में हो और इतने पास में हो कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो सके, राइट? तो क्या होगा, दोनों जीन एक साथ इनहेरिट करेगी. तो जीन के एक साथ इनहेरिट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज कहते हैं. ओके, सो यदि आप ह्यूमन बीइंग में आप देखोगे तो हम लोग मालूम है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है ना. तो हैप्लॉइड नंबर इज इक्वल टू द लिंकेज ग्रुप होता है. फॉर इंस्टेंस, यदि हम लोग फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में क्या होता है, 22 ऑटोसोम एंड वन पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. तो फीमेल के केस में हम लोग क्या बोलेंगे? 23 लिंकेज group. But in case of male we have to say 24. Why? Because for X there is a one linkage group, for Y there is another linkage group. So for human male the linkage group is 24, but for the human female the linkage group is 23. Okay, तो एक्चुअली ये जो लिंकेज का एक्सपेरिमेंट था या लिंकेज के बारे में हमें पता कैसे चला, तो सबसे पहले बेटसन एंड पनट साहब वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे थे. बट फॉर ए चेंज उन्होंने गार्डन पी नहीं लिया बल्कि स्वीट पी ले लिया. ओके, और स्वीट पी लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. बट उन्होंने क्या पाया कि जो मेंडल साहब का 9331 का रेशियो आ रहा था वो उनको नहीं मिला. ओके, चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, बट पहले हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं. बट एक बात यहाँ पे और बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली बेटसन एंड पुनेट साहब ने तो एक्सपेरिमेंट जरूर किया बट उसका वो कारण नहीं बता सके. बट एक्चुअल कारण किसने बताया था? सो द रीजन वॉज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन. सो आज हम लोग दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. दैट इज बेटसन एंड पनेट का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे और टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे. राइट? ओके, लेट्स गो अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट बेटसन एंड पनेट एक्सपेरिमेंट. तो देखो, वो एक टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर रहे थे. राइट? तो आप यहां पे देख सकते हो कि उन्होंने दो कैरेक्टर लिया, एक फ्लावर कलर, दूसरा पॉलन शेप. ओके, तो फ्लावर कलर में उन्होंने क्या देखा? पर्पल इज अ डोमिनेंट ओवर रेड, राइट, एंड लॉन्ग इज अ डोमिनेंट ओवर राउंड. तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन में उन्होंने पर्पल लॉन्ग लिया और रेड राउंड लिया और उसको क्रॉस किया. सो F1 में हमें मालूम है कि डोमिनेंट मिलेगा, है ना. तो F1 में सारे के सारे पर्पल लॉन्ग थे. ओके, और बाद में जब F2 में हम लोग गए और जब इसकी हम लोग सेल्फिंग कराया तो एक्सपेक्टेड रेशियो क्या था? द एक्सपेक्टेड रेशियो वॉज that is 9331. that was the expected ratio. Okay, but instead of 9331 they got a ratio of 7117, right? That means purple long was 7, purple round was 1, red round was 1, red long was 1, and red round was again 7. So parental combinations were far more. Okay, so actually उनको ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर में मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो काम नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहां पे पैरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच मच मोर देन द रिकॉम्बिनेंट्स. ओके, और नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर वेरी लेस. सो एज आई टोल्ड यू दैट बेटसन एंड पनेट फेल टू गिव द एक्सप्लेनेशन, राइट. लेकिन उन्होंने बस इतना ही कंक्लूड किया कि जीन फॉर फ्लावर कलर, राइट, एंड पॉलन शेप, दीज आर एक्चुअली linked, but that was this particular conclusion came into existence after the work of Morgan on Drosophila. Okay, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या इस चीज को समझने के लिए हम लोग चलो डिस्कस करते हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को. तो देखो, मॉर्गन साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ड्रोसोफिला पे, राइट, और उन्होंने दो ट्रेट लिया. ओके, एक तो लॉन्ग विंग, राइट, दैट इज अ डोमिनेंट ओवर शॉर्ट विंग. लॉन्ग विंग इज अ वाइल्ड वैरायटी, एंड ग्रे बॉडी दैट इज अ वाइल्ड एंड इज अ डोमिनेंट ओवर रिसेसिव ब्लैक फॉर्म्स. ओके, ये दो कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया, राइट. तो देखो, पहला क्रॉस देखते हैं. तो पहले क्रॉस में आप क्या देख रहे हो? यदि इसको जीनोटाइप को हम लोग कुछ ऐसा शो करें, दैट इज एस इज अ wild variety for the long wing, okay,
and B is for gray body, right? तो दिस वॉज द पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ये शॉर्ट विंग और ब्लैक बॉडीज है, ओके। तो F1 में दीज आर द गैमेट्स, ओके। और F1 का फिनोटाइप क्या होगा? लॉन्ग विंग ग्रे बॉडीज, जो कि पैरेंटल का वन ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप था, ठीक है ना। और F1 का जीनोटाइप हम कुछ ऐसा शो कर सकते हैं, दैट इज अ परफेक्टली हेट्रोजाइगस कंडीशंस, ओके। सो मॉर्गन साहब ने फिर इसको टेस्ट क्रॉस किया, ओके। तो टेस्ट क्रॉस करने पे उनको क्या मिला? टेस्ट क्रॉस हम लोग कैसे करते हैं? टेस्ट क्रॉस का हम लोग करते हैं F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ओके। तो उन्होंने क्या देखा कि लॉन्ग विंग ग्रे बॉडीज जो है ये 41% मिलते हैं, शॉर्ट विंग ब्लैक बॉडीज जो है ये भी 41% मिलते हैं, ओके। सो दीज वर द ओरिजिनल पैरेंटल वुल्स, ओके, राइट। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट्स थे, जिसमें कि लॉन्ग विंग ब्लैक बॉडीज हैं, ओके, एंड शॉर्ट विंग ग्रे बॉडीज हैं, दे गॉट ओनली 9%, ओके। तो आप देखो, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशंस था, ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशंस था, बट यहां पे रिकॉम्बिनेंट्स हो रहे हैं, ओके। एक में यहां पे डोमिनेंट वाइल्ड है और यहां पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये एक रिकॉम्बिनेंट्स दोनों बन गए, बट रिकॉम्बिनेंट की संख्या बहुत कम थी, ओके। फिर मॉर्गन साहब ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? अब लॉन्ग विंग ब्लैक बॉडीज को ले लिया। अब देखो, लॉन्ग विंग वाज अ डोमिनेंट, ब्लैक बॉडी इज अ रिसेसिव, यानी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव लिया, ओके। आप देखो यहां पे ये एक डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ओके। F1 में उनको लॉन्ग विंग ग्रे बॉडीज मिला, यानी दोनों ही डोमिनेंट मिले, क्योंकि हमें मालूम है कि F1 में तो डोमिनेंट ही आता है, राइट। और इसका जीनोटाइप कुछ इस तरह था, एक में S एक क्रोमोसोम पे वाइल्ड था, तो दूसरे पे जो डोमिनेंट था वो दूसरे वाले क्रोमोसोम पे था, राइट। अब इसको भी उन्होंने फिर से टेस्ट क्रॉस कर दिया, ओके। लेट्स सी कि टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट हुआ। तो देखो, जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया तो उनको क्या मिला कि लॉन्ग विंग ब्लैक बॉडीज ये 41% था, शॉर्ट विंग ग्रे बॉडीज ये भी 41% था, राइट। माइंड इट, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत यहां से करी थी, यानी ये पैरेंटल थे, ओके। और इस कॉम्बिनेशंस के कारण जो रिकॉम्बिनेंट्स बने, जैसे लॉन्ग विंग ग्रे बॉडीज या फिर शॉर्ट विंग ब्लैक बॉडीज, राइट, ये 9% मिले, ओके। तो इससे क्या साबित होता है? इससे एक ही बात साबित होती है कि ये जीन फॉर लॉन्ग बॉडी, राइट, एंड द कलर बोथ आर एक्चुअली लिंक्ड, ओके। तो ये दोनों क्रॉस के आधार पे मॉर्गन साहब ने सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट दिया, ओके। तो देखो, यदि दोनों ही डोमिनेंट जीन एक क्रोमोसोम पे है और उसके रिसेसिव काउंटरपार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे है, तो इसको हम लोग सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कपलिंग स्टेट या सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, राइट। लेकिन यदि एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट और रिसेसिव और दूसरे क्रोमोसोम पे भी रिसेसिव एंड डोमिनेंट हो, तो वैसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, राइट। तो मॉर्गन साहब ने क्या कंक्लूड किया कि regardless of the fact whether the cross is done in cis and trans, okay, F1 is going to produce a gametes. दोनों में ही रिकॉम्बिनेंट्स के परसेंटेज सेम रहते हैं और पैरेंटल कॉम्बिनेशंस जो है वो ऑलवेज ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? जीन फॉर बॉडी कलर दैट इज B and wing shape that is S are linked, and since they are linked, so that's why they have a tendency to inherit together, okay. So by Morgan experiment we came to the conclusion that these two are linked, and this is how the experimental proof was given for the phenomena of linkage, right? Okay, have a look at one questions. You see, in general in examination this type of question is asked, and based on these results you have to figure it out whether it is in cis configuration or trans configuration. Now very simple, you see. Now you can see there, first of all, while looking at this, you can easily make it out that the 41 and 41, these are the parental combinations, because the number which is in more is always parental, the number which is less, it is a recombinant one, right? So in case of recombinant, what we are saying, that plus plus is coming at one chromosome. It is possible only when they were original in trans configuration, then only the plus plus will come in one chromosome.
Let me put it like that. Suppose this is a situation, right? So here I am putting plus, and this is A. Here I am putting plus, and this is I am putting B. Okay. So if the cross is going to happen, right, and that is going to be very less, in that case it will come as a plus plus and AB like this. Okay. So that is going to be recombinants. Okay. But how it is going to happen? Because initial position is always and always trans 1, right? So that is why we can say that this is in a trans position, right? So now let's understand the very phenomena of linkage, or types of linkage we can say. Okay. So we can divide linkage into two types, what we call complete linkage, and second what we call incomplete linkage. Okay. So in case of complete linkage, what we will see, that there will be no recombinants, only parental combination is going to be formed, right? But in case of incomplete linkage, what we will see, recombinants are formed. Okay. And in incomplete linkage, crossing over is going to occur, और चूंकि क्रॉसिंग ओवर होते हैं इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, है ना? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, राइट? चलो डिस्कस करते हैं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज को इन टर्म्स ऑफ क्रॉस से. आप देखो, जैसे मान लो ये एक कैपिटल ए कैपिटल बी है, और ये उसके जो रिसेसिव काउंटर पार्ट है इसको क्रॉस करें, और हम कहते हैं कि ये कंप्लीट लिंकेज है, यानी ए और बी कंप्लीट लिंक है. तो यदि ए बी कंप्लीट लिंक है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं. ओके. जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो मियोसिस में क्या होंगे, ये दो ही गैमेट बनाएंगे, ए बी और स्मॉल बी. यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नो क्रॉसिंग ओवर, सो ओनली पेरेंटल टाइप्स ऑफ फॉर्म, रिकॉम्बिनेंट्स आर नॉट फॉर्म, सो दैट इज द कंप्लीट लिंकेज, राइट? बट मान लो यदि यही चीज हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज में देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा. ओके. बट क्रॉसिंग ओवर की संख्या कम होगी, राइट? तो टोटल जितने बने उसमें 20% रिकॉम्बिनेंट्स हैं, दैट मीन्स कि 20% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे और ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर होंगे. एज ए रिजल्ट हम क्या देखेंगे, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म. एक तो पैरेंटल कैपिटल ए कैपिटल बी होगा, दूसरा स्मॉल बी होगा, दीज आर द पैरेंटल फॉर्म, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे. दैट्स वाई कैपिटल ए और स्मॉल बी, and second small a and capital B, so these are the recombinants. Okay. So कुल मिला के हम लोग क्या देखते हैं कि since A and B are not very close to each other, that's why crossing over between A and B is happening. तो यहाँ पे parental types definitely काफ़ी ज़्यादा हैं and very less amount of recombinants are formed. Okay. So this is what we call incomplete linkage, right? Now let's compare the incomplete linkage with Mendelian independent assortment, right? तो देखो फिर से वही लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी सी दैट इन F1 दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, दैट इज हेट्रोजाइगोस कंडीशन. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी यही होता है. इन F1 वी आर गोइंग टू गेट दिस, राइट? बट द डिफरेंस इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट. व्हाट विल हैपन, दैट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, सिंस ए एंड बी आर लिंक्ड, सो व्हाट विल हैपन, गैमेट्स तो बनेंगे लेकिन पैरेंटल कॉम्बिनेशन विल बी मोर, रिकॉम्बिनेंट्स विल बी वेरी वेरी लेस. ओके. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, यहाँ पे जीन और बे लिंक नहीं है, तो रिकॉम्बिनेंट्स, तो ये जो गैमेट्स बनेंगे सभी की संख्या बराबर होगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये बेसिक फैक्ट्स है कि यदि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑपरेट हो रही है तो जितने तरह के गैमेट हैं सभी बराबर प्रोपोर्शन में बनेंगे. ओके. सो दैट्स वाई पैरेंटल फॉर्म 50% होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म 50% होंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके. Right. Now let's talk about the difference. As I told you that genes, in case of incomplete linkage, genes are linked, here genes are not linked. Parental combinations are far more than the recombinants in case of incomplete linkage, but here the parental combinations are equal to the recombinants, right? And equal proportion of gametes are formed in case of independent assortment, but unequal proportion of gametes are formed in case of incomplete linkage, right? So based on this, we will discuss about gene mapping.
Now, what is gene mapping? Let's try to understand. You know, Sutton and Boveri has given this particular information that genes are linearly placed on a chromosome. Okay, so if genes are linearly placed, then there must be a certain distance between the gene. So gene mapping tell us how to calculate the distance between the gene that is present on a chromosome. Okay, and it is actually based on that distance is directly proportional to the number of recombinants, right? And it is measured in map unit or centimorgans. So you can see the map distance is directly proportional to recombinant percentage or crossing over percentage. Okay, so how we will do it? We will try to understand. For instance, suppose if I say gene A and B shows 10% recombinants. So what does it mean? It means that gene A and B are 10 map unit apart, like this. Okay, so the recombination frequency between two genes is 10%, so that's why the distance is 10 map unit. One important thing what you have to keep in mind, you see the recombination frequency between two genes cannot exceed 50%. And what is the reason? The reason is that we know very well, in case of chromosome, the 4 chromatids are there. Out of 4 chromatids, only 2 participate, two don't participate. Okay, since only 50% is participating, so that's why the maximum possible recombinants that can be found is the 50%. That is the simple reason behind that why the number of recombinants cannot exceed beyond the 50%, right? Now let's try to understand what is 2-point test and 3-point test. What is the meaning of point? The meaning of point is gene, nothing more than that, right? So 2-point test says that we can calculate the distance between two genes, okay? And this is calculated on the basis of the test crossover that is involved in dihybrid, right? But in case of 3-point test, what happens? That not only distance, but the relative sequence between 3 genes can also be calculated, okay? And this is calculated through the trihybrid inheritance, okay? So in case of 2-point test, we know only the distance. In case of 3-point test, in addition to distance, we can also tell the sequence of the genes. But as per your syllabus, we will confine only to the 2-point test, right? Let's see one example. So this is one particular problem, and this is a type of question which is usually asked. So the question is saying that in a particular plant, gene for tall plant and red flowers are dominant over dwarf and white flowers. When a dihybrid F1 was test crossed, it produces following progenies. Okay. So one thing is very clear, that in the given progeny, out of 4, the 2 have a very high number. So since 2 have a very high number, so that means law of independent assortment is not operating. Had it been the law of independent assortment, all would have been equal, because we know very well that in case of test cross, what happens, that 1:1:1 is ratio is obtained. Since that ratio is not there, so we need to conclude that law of independent assortment is not operating. That means genes are linked. Okay, since the genes T and R are linked, so we have to figure it out that what is the distance between gene T and R. Okay, तो देखो ये कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है, 44 ये तो पैरेंटल हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट्स हो गए. ओके, तो जीन डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. तो यहाँ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, एंड बाय दैट कैलकुलेशन वी विल गेट this number, that is 12 centimorgan, right? And the gene distance between TR, we can write that as a 12 map unit or 12 centimorgan. So that's very simple. You simply have to calculate the total percentage of recombinants, and according to that we can figure it out that what is the distance between the two genes. Okay, right. Have a look at one more problem. So one particular, the cross is given over there, the resultant of the cross is given over there. Now you have to calculate the distance between gene A and B. While looking at the numbers, one thing is very clear, we have to conclude that it is a case of incomplete linkage, because had it been the independent assortment, all the 4 would have been same, but it is not the case. So one thing is very clear, that the 41 and 41, that is representing the parental one, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है, और 9 वाला क्या है, रिकॉम्बिनेंट शो कर रहा है. ओके, तो अब
9 और 9 रिकॉम्बिनेंट्स के परसेंटेज ही हमें निकालने हैं। यदि हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो वही डिस्टेंस होगा जी ए और के बीच का, है ना। सो वेरी सिंपल है, टोटल ऐड हमारा 100 होता है और रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 9 + 9 18, सो 18 सेंटीमॉर्गन इज द करेक्ट आंसर। ओके राइट, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक बोल रहा है कि इन ए क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस बिटवीन 4 लोकाई आर गिवन। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 है, बी और सी के बीच 4 है, ए और डी के बीच 3 है और ए और सी के बीच में 6 है। तो हमें क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी कैलकुलेट करना है। एक्चुअली बायोलॉजी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये जो है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, राइट। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले ए बी जो है तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि ए सी जो है दैट इज गिवन 6, बी सी इज गिवन 4। तो ये पक्का है जीन सी इज बिटवीन ए एंड बी, है ना, तभी हो सकता है। सो दैट इज वेरी सिंपल। जो यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ए सी 6 है, बी सी 4 है, तो पक्की बात है कि सी इज बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग कुछ ऐसा शो कर सकते हैं, राइट। ए सी बी तो ऐसा है। अब हमें डी का पोजीशन जानना है। तो ए और डी 3 है, राइट। तो अब देखो 3 का पोजीशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लाइक दिस। ओके, ये भी हो सकता है, ओके, और ये भी हो सकता है ना। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू से दैट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी इज ईदर 9 सेंटीमॉर्गन और 3 सेंटीमॉर्गन। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली द कैलकुलेटेड। Well, that's all as far as the entire gene mapping and the concept of linkage is concerned. I hope this particular lesson has been pretty clear. आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इससे जो मैप यूनिट के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं। मैं फिर से बोलूँ, वहाँ पे केवल और केवल आपको परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंस ही कैलकुलेट करने पड़ते हैं, है ना। और कंक्लूड मैं इस रिमार्क से करूँगा कि लिंकेज shows the failure of law of independent assortment. Thank you. Don't forget to like and subscribe the channel. Right. Thank you.